Greeting students, welcome back to our YouTube channel नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की NCERT एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 9 तक इससे पहले की वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere in 220 volt line? Means 176 ohm के कितने रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होंगे पैरेलल में जिसे कि हम मैक्सिमम करंट लिमिट 5 एम्पियर दे सकते हैं और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट वहां पर हो। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमें 220 वोल्ट गिवन है और मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर गिवन है, वहां से हम कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट विच इज इक्वल्स टू 220 by 5, that is 44 ohm। 44 ohm 44 उन 176 ओम के रेजिस्टेंसेस का जिन्हें हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाता है। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम रेजिस्टेंसेस वो हमारे पास आ गया 44 ओम। तो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर n रेजिस्टेंसेस हमारे पास हों, r सभी की वैल्यू हो ईच रेजिस्टेंस और सभी पैरेलल में कनेक्ट हों, तो हमारे पास फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय n। पैरेलल में अगर हमारे पास r स्मॉल आर ऐसे करते करते n टर्म्स हमारे पास हैं रेजिस्टेंस की पैरेलल में, तो इस वक्त इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आता है दैट इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय n। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे rp इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय n। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है 44 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, 176 ओम ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, n हमें निकालना है यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 176 ओम डिवाइड बाय 44 और ये कंप्लीट कट हो जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास 4। तो 176 के मैक्सिमम 4 रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं पैरेलल में, ताकि उनके अंदर से करंट जो है परमिसिबल 5 एम्पियर फ्लो करे और 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर। नाउ क्वेश्चन 11, show how you would connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of first 9 ohm then 2 ohm। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास 3 रेजिस्टर्स गिवन हैं जिनकी वैल्यू 6 ओम है। हमें उन तीनों को किसी भी तरह से, चाहे तीनों को सीरीज में, चाहे तीनों को पैरेलल में, चाहे फर्स्ट को सीरीज में और बाकी 2 को पैरेलल में, किसी भी तरह से हमें कंबाइन करना है इस तरह से कि उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एक बार तो 9 ओम आए और एक बार 2 ओम आए। तो देखिए फर्स्ट केस के लिए
जहां हमें रेजिस्टेंस 9 ओम की रिक्वायरमेंट होगी, हम जो हमारे पास तीनों रेजिस्टेंसेस हैं, हम इस अकॉर्डिंग कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टू रेजिस्टेंसेस को, दिस इज 6 ohm, this one is also 6 ohm, and 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm। फर्स्ट टू रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे सर्किट में। तो जो फर्स्ट, इनको हम लिख देते हैं R1 और इसको लिख देते हैं R2। R1 R2 का जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास आता है 3 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने तैयार किया तो वो हमारे पास आया, दिस इज 3 ओम, एंड देन फर्दर ये हमारे पास 3 ओम और ये 6 ओम। तो फर्दर हमारे पास एक वैल्यू बची, दोनों ये सीरीज में हो जाएंगे, देन इट विल बी 9 ओम। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, जहां हमें टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम की रिक्वायरमेंट थी, पहले 6 ओम के रेजिस्टेंसेस को हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में और लास्ट जो हमारे पास है उसे सीरीज में। तो ऐसे हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आता है वहाँ हमें रेजिस्टेंस यही है, लेकिन अब की बार इस तरह से कनेक्ट करना है इन रेजिस्टेंसेस को कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 ओम आए। इस पर्टिकुलर केस के लिए हम जो हमारे पास 6 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल में कनेक्ट करने पर हमारे पास 6 ओम, दिस इज ऑल्सो 6 ओम, दिस इज ऑल्सो 6 ओम। तो 6, 6 और 6 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, अगर तीन रेजिस्टेंस हमारे पास हों और तीनों सेम हो और तीनों पैरेलल में हों, तो उस वक्त उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है आर पी इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय एन। आर यहाँ पर 6 है, एन यहाँ पर 3 है, ये हमारे पास 2 ओम आ गया। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास बनेगा कुछ ऐसा, जिसमें एक रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू होगी 2 ओम। देखिए यहाँ क्वेश्चन में भी सेम तरीके से किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, दिस इज क्वेश्चन 12, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइंड टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। कई बल्ब्स हैं इलेक्ट्रिक जिनको कि डिज़ाइन किया गया है कि उन्हें 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई पर ऑपरेट किया जाए और हर एक की वैल्यू 10 वोट है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था। हमें पावर गिवन है और पोटेंशियल गिवन है। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ऐसे कितने लैंप्स कनेक्ट किए जा सकते हैं पैरेलल में एक दूसरे के साथ अक्रॉस द 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम परमिसिबल करंट इज 5 एम्पियर। और कनेक्ट करते हुए हमें एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये है कि इस वक्त इनके अंदर से फ्लो करने वाला मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर ही हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज पोटेंशियल एंड सेकंड वन इज पावर। तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे।
R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया। तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारे पास आता है 4840 ओम। ये एक रेजिस्टेंस आया है एक बल्ब का। तो टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा हमारे पास? नेट पोटेंशियल गिवन है और मैक्सिमम करंट हमें गिवन है 5 एम्पियर। तो ये हमारे पास आता है 44 ओम। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है। हमें फाइंड आउट करना है केवल एन, यानी कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस या लैंप कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, R इज इक्वल्स टू R बाय एन, वेयर कैपिटल R इज equivalent resistance, small r is individual resistance, n is the number which we have to find. तो 4840 डिवाइड बाय 44, ये हमारे पास 110 आंसर आ जाता है। यानी कि 110 बल्ब्स हम कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में, इस तरह से कि उनके अंदर से फ्लो करने वाला मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर का हो 220 वोल्ट लाइन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन 13, और क्वेश्चन 13 में हमसे डिस्कशन किया गया है ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स A and B each of 24 ohm resistance which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in 3 cases? देखिए इस पर्टिकुलर केस में हमें गिवन है, हमारे पास एक हॉट प्लेट गिवन है। इस हॉट प्लेट के अंदर दो रेजिस्टिव मटेरियल्स या दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जिन्हें हमने कहा R1 और R2। अब इस हॉट प्लेट के अंदर जो ये रेजिस्टेंस हैं, इनके अंदर 3 केस गिवन हैं। पहला केस R1 ऑपरेटेड ओनली, सेकंड है R2 ऑपरेटेड ओनली। ये फर्स्ट केस कहा गया है कि जब दोनों प्लेट्स को इंडिविजुअली या सेपरेटेड फॉर्म में ऑपरेट करवाया जाए। देन है व्हेन R1 एंड R2 आर इन सीरीज, कि R1 R2 को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, देन R1 एंड R2 इन पैरेलल। ये 3 पर्टिकुलर केसेस हैं। इन 3 पर्टिकुलर केसेस के लिए हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब R1 को ऑपरेट किया जा रहा हो केवल, या R2 को ऑपरेट किया जा रहा हो, ये फर्स्ट केस है इंडिविजुअल। देन R1 R2 सीरीज में हो, और लास्ट केस है R1 R2 पैरेलल में हो। तो देखिए फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, ये हमारे पास फर्स्ट केस है व्हेन ईच ऑफ द कॉइल्स A एंड B इज कनेक्टेड सेपरेटली। तो सभी कॉइल्स का जो रेजिस्टेंस है, जब उसे सेपरेटली हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। तो इस पर्टिकुलर केस में पोटेंशियल हमारे पास है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास है 24 ओम। तो इसको डिवाइड करें तो ये आता है हमारे पास 9.2 एम्पियर। अब क्योंकि दोनों ही जो रेजिस्टेंस कॉइल हैं
दोनों का ही रेजिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी दोनों का सेम है जिस पर कि ऑपरेट करवाया जाएगा। तो दोनों के लिए जो करंट की वैल्यू है वो फर्स्ट केस में जब इंडिविजुअली ऑपरेट कराए जाएंगे तो वो हमारे पास रहने वाली है 9.2 एम्पियर। सेकंड केस हमारे पास है जहां हमसे ए और बी सीरीज में कनेक्ट करने हैं हमने। देखिए, जब भी किसी हॉट प्लेट को भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या किसी भी डिवाइस को, इट मीन्स हम उस डिवाइस के रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों का जो रेजिस्टेंस है उसे ऐड किया गया है 24 इट विल बी 48 ओम। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू के बाद अब पोटेंशियल तो 220 वोल्ट ही रहने वाला है, लेकिन जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारे पास 48 ओम है। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4.6 एम्पियर के आसपास वैल्यू आती है। ये हमारे सेकंड केस का आंसर हो गया। थर्ड केस है व्हेन कॉइल ए एंड बी आर इन पैरेलल। जब कॉइल ए और बी को पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो आरपी जो होगा, अब देखिए 24 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो दोनों का पैरेलल निकालें तो एक का हाफ कर दीजिए, मीन्स 24 एक की वैल्यू 24 है, उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास 12 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस वक्त पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो कर रहा होगा इस कॉम्बिनेशन से वो हमारे पास होगा 220 डिवाइड बाय में 12 विच इज इक्वल टू 18.3 एम्पियर। दिस इज द amount of current that will flow through the circuit when all the resistances are connected in parallel. Next, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 14 गिवन है। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm resistor in each of the following circuits। हमें 2 ohm का रेजिस्टेंस दे रखा है और दो सर्किट डायग्राम्स गिवन है। उन दोनों ही सर्किट डायग्राम के अंदर से 2 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस हमें पावर कंपेयर करनी है, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। जो फर्स्ट केस हमारे पास है वो हमें गिवन है ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। एक 6 ओम की बैटरी है हमारे पास, एक दे रखा है 1 ओम, दूसरा दे रखा है 2 ओम, और यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी गिवन है, दिस इज़ 1 ओम, दिस इज़ 2 ओम, और ये हमारे पास है 6 वोल्ट की बैटरी। तो हमें 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पावर निकालनी है। एज वी नो, पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास या तो फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, या फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय में आर। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम फर्स्ट फॉर्मूला आई स्क्वायर आर का इस्तेमाल करेंगे। अब आई तो होता है टोटल सर्किट का करंट, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3 ओम। तो I इस पर्टिकुलर केस के लिए होगा V/R, ओम्स लॉ से हम कैलकुलेट करेंगे। V है 6, ये है 3, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 2 एम्पियर। इस वक्त यहाँ पर जो करंट की वैल्यू हमने निकाली है वो हमारे पास आ गई है 2 एम्पियर। तो देखो, फर्स्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो पावर जो है इट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू आर, 4 इंटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकालनी है, दिस इज 2, इट इज 8 वोल्ट। तो फर्स्ट केस के लिए
पावर की जो वैल्यू हमारे पास निकल कर सामने आई है वो आई है 8 वोल्ट। सेकंड केस में हमें गिवन है ए 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। अब यहां पर एक 12 ओम का रजिस्टर है और एक 2 ओम का रजिस्टेंस हमारे पास है। देखो यहां हमारे पास गिवन है एक 12 ओम, एक 2 ओम और बैटरी कनेक्टेड है यहां पर 4 वोल्ट। लेट दिस इज 12 ओम, दिस वन इज 2 ओम। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए क्योंकि पोटेंशियल हमें गिवन है और पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हों सभी में पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए V यानी 4 का स्क्वायर, R मीन्स जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं दैट इज 2 ओम। यहाँ पे हमने लिखा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट विल ऑल्सो बी 8 वोल्ट। तो पावर इस केस के लिए भी हमारे पास 8 वोल्ट आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट केस से हमने पावर कैलकुलेट की है वो और सेकंड केस से जो पावर कैलकुलेट की है वो दोनों ही 8 वोल्ट आती हैं, दोनों ही सेम रहने वाले हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज 15th क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वोल्ट एट 220 वोल्ट and other rated 60 watt at 220 volt are connected in parallel. What current is drawn from the line if supply voltage is 220 volt? अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें कहा गया दो बल्ब गिवन है हमें, वन इज 100 वोल्ट एट 220 वोल्ट, अदर है 60 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी डिवाइस को जब भी हम सीरीज या पैरेलल में कंबाइन करते हैं इट मीन्स हम उस डिवाइस को कनेक्ट ना करके उस डिवाइस के रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज या पैरेलल में। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हमें ये देखना है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, तो हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। पोटेंशियल गिवन है दोनों के लिए पावर गिवन है, दोनों रेजिस्टेंसेस के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट लैंप के लिए जो वैल्यू है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P और ये हमारे पास आएगा 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 वोल्ट और सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आई 484 ओम। ऐसे ही सेकंड लैंप का जो रेजिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें वो हमारे पास आएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P, 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 वोल्ट और इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 806.7 ओम। अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद हमें इन दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करना है और वहां पर इनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो दो रेजिस्टेंसेस के लिए जैसा कि हमने पढ़ा है हमारे पास फॉर्मूला होता है RP इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को फिर बाद में हम
वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो आ जाता है 302.6 ओम। अब इस रेजिस्टेंस को जो दोनों रेजिस्टेंसेस के पैरेलल में कनेक्ट करने पर आया है, जब इसे हम 220 वोल्ट लाइन पर ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या रहेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो ओम्स लॉ से करंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 220 वोल्ट डिवाइड बाय 302.6, और जब मैथमेटिकली इसे आप सॉल्व करोगे ये आपके पास वैल्यू आएगी 0.73 एम्पियर। ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का 220 वोल्ट पर ऑपरेट कराए जाने पर करंट की वैल्यू हमारे पास आएगी। क्वेश्चन 16 है हमारे पास नेक्स्ट, दिस वन इज 16, which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes। दो क्वांटिटीज हमें गिवन है, एक टोस्टर है और दूसरा हमारे पास है एक टीवी सेट है जिसको कि 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, और एक टोस्टर है जिसे कि केवल 10 मिनट के लिए रन करवाया जाता है। इन दोनों में से कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पावर हमें गिवन है 250 वोट, टाइम हमें गिवन है 1 आवर, तो दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया 250 वोट आवर, ये वैल्यू आ गई। तो एनर्जी यूज्ड बाय टोस्टर इन 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब है 10/60 आवर विच इज इक्वल टू 1/6। तो इस केस की अगर हम बात करें 1200 वोट इंटू 1/6 आवर, तो ये हमारे पास आता है 200 वोट आवर 10 मिनट्स के लिए। तो दोनों में से आपको क्लियरली देख सकते हो एनर्जी टीवी सेट की 250 है वोट आवर है, और जो नेक्स्ट वो हमने डिस्कस किया था टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर के लिए ये वैल्यू 200 वोट आवर है। तो हम कह सकते हैं ए 250 वोट टीवी सेट कंज्यूम्स मोर एनर्जी देन 1200 वोट टोस्टर इन 10 मिनट्स। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। देन क्वेश्चन 17 is this, an electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere current from the service mains for 2 hours, calculate the rate at which heat is supplied to the heater। अब रेट एट विच हीट इज सप्लाइड, अब यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो रेट निकालना का टाइम निकालना, एनर्जी कितने समय में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई डिवाइस। तो इसके लिए हमारे पास ये इनडायरेक्ट वे में हमें पावर पूछी गई है कि पावर क्या होने वाली है डिवाइस की। करंट यहाँ पर 15 एम्पियर है, रेजिस्टेंस यहाँ पर 8 ओम है, और टाइम यहाँ पर है 2 आवर्स। तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये हमसे इनडायरेक्टली पावर पूछी गई है। ये P² बार I² R आएगा यहाँ पे, तो I 15 का स्क्वायर R 8, तो दोनों पे हमें ये आता है 1800 वोट या 1800 जूल पर सेकेंड। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डेवलप्ड इन द हीटर। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ हमें क्वेश्चन गिवन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, और इसमें सबसे पहले हमसे पूछा गया है व्हाई ए टंगस्टन मेटल इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ
इनकांडेसेंट बल्ब्स या लैंप्स? देखो इसका आंसर क्या होगा, जो टंगस्टन हम इस्तेमाल करते हैं 3380 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. इट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बिकम्स ल्यूमिनस. Luminous means or incandescent means it emits light at high temperature, nearly 2400 Kelvin. इतने केल्विन पर ये लाइट को एमिट करना स्टार्ट कर देता है. बी पार्ट में हमसे पूछा गया है, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक आयंस मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन ए प्योर मेटल? किसी भी हीटिंग डिवाइस का जो एलिमेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयन, उनको अलॉयज का ही क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है बजाय कि एक प्योर मेटल का बनाने के? देखो सबसे बड़ा रीजन जो यहाँ पर आता है कि एक अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो प्योर मेटल की कंपैरिजन में बहुत हाई होती हैं, और हीटिंग डिवाइस के लिए हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का हाई होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सी पार्ट विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट? डोमेस्टिक सर्किट में हम सीरीज अरेंजमेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? तो इसका आंसर है, सीरीज अरेंजमेंट में अगर कोई एक अप्लायंस फेल हो जाती है या स्विच ऑफ हो जाती है तो बाकी सभी डिवाइसेस भी काम करना बंद कर देते हैं. और इसके बाद एक जो मेजर ड्रॉबैक आता है कि यहाँ पर सेम करंट फ्लो करता है सभी डिवाइसेस के अंदर से. किसी को कम करंट की रिक्वायरमेंट है, किसी को ज़्यादा की, तो वो उसकी कैपेसिटी को कंप्लीट नहीं कर पाता है. एंड how does the resistance of a wire vary with its cross sectional area? We all know very well that resistance vary inversely proportional to the cross sectional area. And last part इस टॉपिक का हमारे पास है, इस चैप्टर का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ई पार्ट. व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिशन? इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए आमतौर पर हम या तो कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं या एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल करते हैं. कॉपर और एल्यूमिनियम वायर की लो रेजिस्टिविटी होती है, एंड इसी वजह से ताकि मैक्सिमम करंट इसके अंदर से पास हो सके, हम इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल करते हैं.